हो। तो अभी तक जो विषय हुए हैं, ये राजा के द्वारा एक पूरी व्यवस्था बनाने की बात है। यानी मंत्रिमंडल, गुप्तचर इत्यादि सारे हैं और गुप्तचरों के द्वारा अपने पक्ष को बिल्कुल संतुष्ट रखा और शत्रुओं के अंदर कुछ लोगों को अपने पक्ष पे कर दिया। इतना होने के बाद अब वो योजना बनाने के योग्य होता है, क्योंकि कोई योजना बनावे तो अब उसको क्रियान्वित करने की स्थिति भी होनी चाहिए। केवल योजना बनावे, क्रियान्वित करने की क्षमता नहीं है तो योजना बेकार है। इसलिए कुछ विशेष योजना बनाने से पहले अभी तक जो बताया उतना सारा करना होगा। अब इसके बाद जो है मंत्राधिकार है। मंत्र का मतलब गुप्त योजना, वो कैसे बनाया जाए अब इस अधिकार, इस अध्याय में है। एक मिनट। हाँ जी, करुण जी। करुण जी, अभी जो जुड़े हैं। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, आपने पंजीकरण किया है? हाँ हाँ, मैंने पंजीकरण किया है जी। आपका जो है ईमेल आईडी इसमें नोटेड नहीं है, मुझे अलग से यानी स्वीकृति देनी पड़ी है। अच्छा आप हाँ दोबारा ठीक एक है बार जी। अपनी ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर। ठीक है, वो मेरे फोन में नंबर तो थोड़ा होगा आपके प्रॉब्लम आ रहा पास। था। हाँ, वो जिस ईमेल से किया था उस फोन में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए दूसरा फोन से मैंने इसको अच्छा, लॉगिन किया था। ठीक है ठीक है। लेकिन उसी से यदि मैं इसी करूँगा को जी। कंटिन्यू करना है तो ये ईमेल आईडी मुझे शेयर कीजिए। यदि वो हाँ हाँ ठीक हो बिल्कुल। जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ जरूर जी जरूर। क्योंकि धन्यवाद। मैं कई बार ध्यान नहीं देता हूँ तो फिर वो आप बाहर ही रह जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। कृतस्वपक्ष परपक्षोपग्रह कार्यारंभाश्चिंतयेत्। जब अपने पक्ष और शत्रु के पक्ष दोनों को अपने अनुकूल बना लिया, इस स्थिति में कार्यारंभ यानी क्या काम करना चाहिए, अंग्रेजी में कहे इनिशिएटिव। संस्कृत में आरंभ है, अंग्रेजी में इनिशिएटिव है, हिंदी में कोई शब्द मुझे पता नहीं। पहल, कार्यों के लिए पहल करें, ने पहल की चिंता करें। मंत्र पूर्वाह सर्वारंभाः, सभी जो पहल है वो मंत्र पूर्वक होते हैं, यानी गुप्त योजना पूर्वक होते हैं। बिना योजना का कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए। रेगुलर जो रूटीन है वो तो होता रहेगा, कोई बड़ी योजना है तो फिर वो मंत्र पूर्वक ही होना चाहिए। तदुद्देश्यः समृतः कथानाम अनिस्रावी पक्षिभिरप्यनालोक्यः स्यात्। उस मंत्र के उद्देश्य से ऐसे कोई जगह हो जो समृत यानी बंद, चारों तरफ से बंद, कथा नाम अनिस्रावी, अंदर कुछ बात करे तो बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, यानी दीवारें मोटे हो और कुछ उस प्रकार का हो कि अंदर की बातें बाहर सुनाई न दे। पक्षी विरप्यनालोक्य, जहां पक्षियां भी आकर देख ना सके, खिड़कियां हो जहां से पक्षी आके देख सके, ऐसा ना हो। पक्षिभिरप्यनालोक्य स्यात्। श्रूयते हि शुकशारिकाभिः मंत्रो भिन्नः, श्वभिरन्यैश्च तिर्यग्योनिभिः।
ऐसा सुनने में आता है कि ये शुक और सारिक, तोता और मैना पक्षियां हैं, इनके द्वारा मंत्र का भेद हो गया। यानी पक्षियां सुन के कहीं और बोल दिए। और कुत्ते जैसे जो जानवर है उनके द्वारा भी मंत्र का भेद हो गया, ऐसा सुनने में आता है। इसका मतलब उस समय भी बग जो है, जो छोटे छोटे ड्रोन्स और बग्स, ये सब शायद उस समय भी किसी न किसी रूप में हुए होंगे। यानी कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी अंदर ना आ सके, ये उस प्रकार का सुरक्षित और यानी उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया होना चाहिए मंत्र के लिए। राजनीति में सबसे ज्यादा महत्व मंत्र का है, तो उस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है उसकी प्रोटोकॉल्स को लेके। तस्मान् मंत्रोद्देश्य मनायुक्तो नोपगच्छेत्। इस कारण से, यानी क्योंकि मंत्र भेद पक्ष पशु पक्षी भी कर लेते हैं, तो मनुष्यों की तो बात है ही नहीं। इसलिए जो बिना बुलाया गया, बिना नियुक्त किया गया, जो उसका हिस्सा नहीं है, वो उस मंत्र में भाग ना ले, उसकी तरफ ना जाए। जहाँ चर्चा हो रही है वहां और कोई ना जाए, जो मंत्र के लिए जो अधिकृत है वही जाए, दूसरे ना जाए। उच्छिद्येत मंत्र भेदी, जो कोई मंत्र भेदी दिखे, यानी जो कोई ऐसा पता चले फलाना व्यक्ति गुपचुप मंत्रणा को सुन रहा है, तो उसका उच्छिन्न करना चाहिए, उसको जो है ना समाप्त कर देना चाहिए, उसके अस्तित्व को, क्योंकि मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्र भेदो ही दूतामात्य स्वामिनाम इंगिताकाराभ्याम। दूत, अमात्य और स्वामी के इंगित और आकार के द्वारा भी मंत्र भेद होता है। इंगित का मतलब इशारे, और आकार यानी पूरे शरीर और विशेषकर चेहरे की आकृति के द्वारा मंत्र भेद होता है। यानी ये क्या चर्चा करके आ रहे हैं, मंत्र से बाहर मंत्रना तो पूरा गुप्त रूप से किया, अब बाहर आए, बाहर आने के बाद इनकी जो चेष्टाएं और इनकी जो शरीर की आकृति, वो देख के शत्रु पहचान सकता है कि ये क्या मंत्रणा कर रहे हैं। इस बात का महाभारत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये जो लाक्षागृह की घटना आप सब सुने होंगे, आप सब जानते हैं अच्छे से। ये चार जो दुष्ट चतुष्टय कहे जाते हैं, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, ये इन चारों की योजना है। ये चारों मिलकर गुप्त रूप से योजना बनाते हैं कि पांडवों को ऐसे वारणावत भेजेंगे और फिर वहां ऐसे ऐसे लाक्षागृह का निर्माण करेंगे और उनको मरवाएंगे वहां। ये चर्चा करके फिर उसको क्रियान्वित करते हैं। इस स्थिति में ये प्रश्न आता है कि विदुर को कैसे पता चला, इन चारों में से किसने ये किया होगा। पांचवा तो हो नहीं सकता, राजनीति को तो ये भी पढ़ लिया होगा। तो ये चार के अतिरिक्त और किसी को पता नहीं, तो यदि मंत्र भेद हुआ है, विदुर जी को पता चल गया है, तो इन चारों में से कोई एक होगा। और इनमें से कौन हो सकता है? दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी। इनमें से मंत्रभेद करने वाला कोई नहीं है, सारे के सारे दुर्योधन के लिए पक्के हैं। तो वहां महाभारत में वर्णन है कि मंत्र क्रिया के बाद जब ये बाहर आए थे, उस समय जब विदुर ने जो इनको देखा था, विदुर ने देखा या विदुर के जो गुप्तचर है, वो इन लोगों को देखा, इनके चेहरे की रूपरेखा देखकर पता चला उनको कि कुछ ना कुछ बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। पांडव तो वारणावत भेजे जा रहे हैं और ये लोग बड़े प्रसन्न और एक बड़ा विश्वास उत्साह के साथ बाहर आए का मतलब कुछ ना कुछ पक रहा है।
ये शक हुआ तो विदुर तुरंत अपने दूत गुप्तचरों को भेजा, पता करो क्या हो रहा है। तो पता किया कि जो शिल्पी नियुक्त था इनके आवास के बनाने के लिए, उसने बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ यानी तेल है, चर्बी है, घी है, राख है, जो भी ज्वलनशील पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदा। और पता किया तो उनका प्रयोग निर्माण में भी हुआ। तो विदुर को समझ में आया कि उस मकान के अंदर इन सबको मरवाने की योजना थी। तो मंत्रणा के बाद जब बाहर आते हैं तो अपने चेहरे को बिल्कुल यानी किसी भाव रहित बना के आना होता है, नहीं तो शत्रु पकड़ देगा। तो इससे मंत्र भेदो ही दूतामात्य स्वामिनाम, क्योंकि मंत्रना तो दूत और अमात्य अमात्य और स्वामी ही करते हैं। यह अमात्य शब्द से मंत्र लिया जा रहा है। और दूत जो है उसको क्रियान्वयन करने के लिए शत्रु के पास भेजा जाता है। असली बात तो उसी को पता है, पर उसके इंगित आकार आदि के द्वारा वो मंत्र भेद हो सकता है। इंगितम अन्यथा वृत्ति है। इंगित का मतलब है कि जैसे स्वाभाविक रूप से अपने क्रियाकलाप होना चाहिए, उसके भिन्न जब कभी विशेष भाव के साथ होते हैं, जो ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ज्यादा दुखी होते हैं, उत्तेजित होते हैं, गुस्से में होते हैं, उस समय उनकी चेष्टाएं अलग तरीके के होते, शरीर से वो अलग तरीके से वो चेष्टाएं करते हैं। यह है इंगित। आकृति ग्रहणम आकार, शरीर की जो और विशेषकर चेहरे की जो आकृति है, ये भी अलग अलग स्थितियों में आकार अलग अलग होता है चेहरे का विशेष रूप से। तस्य संवरणम आयुक्त पुरुष रक्षणम आकार्य कालादिति। एक तो इंगित और आकृति का आकार का संवरण यानी छुपा के रखना, अपने चेहरे में किसी प्रकार का भाव ना आने देना। और दूसरी बात, मंत्रणा में जो जो भाग लिए हैं उन सबकी विशेष सुरक्षा। ऐसा ना हो कि इनमें से किसी को शत्रु अपने वश में करके उनसे सारा उगलवा दे। जब तक वो मंत्र जो है क्रियान्वित नहीं होता है तब तक ये करना होगा। एक बार योजना क्रियान्वित हो चुका है उसके बाद इसकी रक्षा की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि अब वो खुल गया है। हाँ, तब तक बिल्कुल मंत्र की भी रक्षा करनी है, मंत्रणा में भाग लेने वालों की भी रक्षा करनी है, और अपने भावों को ढक के रखना है। तेषां हि प्रमाद मद सुप्त प्रलापकाम सुप्रलाप कामादि रुत्सेकः। मंत्रणा में भाग लेने वाले जो है किस प्रकार से मंत्र भेद कर सकते बता रहे। तो प्रमाद, लापरवाही के कारण बोल दिया, कई बातें बातों में ध्यान नहीं रखा, लापरवाही हो गई और बोल दिया। दूसरा मद, अपने अभिमान के कारण जो है ना उसको किसी ने उकसाया तो बोल दिया, सारा जो है ना वो यानी पूरा अपना मंत्र जो है खोल बैठा। और किसी किसी के अंदर नींद में बोलने की एक आदत रहती है, तो वहां भी जो है ना फिर वो जो कोई उनके पास में, जैसे किसी को पता चले इनको नींद में बोलने की आदत है, तो फिर वह कोई गुप्तचर जो है इसके सोते समय आसपास में खड़ा रहेगा, कुछ बोले तो सुन लो। और काम आदि यानी व्यभिचार, यदि उनके अंदर व्यभिचार दोष है तो उस समय भी वो अपनी बातें जो है बाहर यानी बोलने की एक आदत रहती है कई लोगों को, क्योंकि वहां डींग मारनी होती है, तो डींग मारने के चक्कर में मंत्र भेद कर देते हैं। तो इस प्रकार मंत्र का जो है ना बाहर निकलने की वो स्थिति रहती है। प्रच्छन्नो अवमत्तो व मंत्रम भिनत्ति।
प्रच्छन्नो अवमतो व मंत्रम विनत्ति। एक तो प्रच्छन्न यानी कहीं चुपके मंत्र ना करते समय कोई व्यक्ति चुपके यदि कहीं रहता है और वो सुन लेता है तो मंत्र का भेद हो जाता है। अथवा मंत्रणा में जो कोई भाग लिया हो और उसका बाद में अपमान करे तो भी मंत्र का भेद हो सकता है। इससे जिसके मंत्रणा में भाग लिया है जिन्होंने उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोई गड़बड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब सारे की सारे जितने मंत्रणा में जी हैं सब एक बराबर हो गए हिस्सेदार। तो किसी को 19-20 कर दिया तो फिर वो नाराज होगा तो मंत्र का भेद हो सकता है। ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए। मंत्र भेदो ही अयोग क्षेमकर राज्य तदायुक्त पुरुषाणाम च। मंत्र का जो भेद होना है वो अयोग क्षेम कर है, यानी योग क्षेम को नाश करने वाला है। योग और क्षेम के बारे में मैंने पहले बताया था। योग का मतलब अपने आवश्यक संसाधनों के साथ जुड़ना, क्षेम का मतलब उसकी सुरक्षा। इन दोनों को नष्ट करता है, यानी आवश्यक साधन जुड़ेंगे नहीं या जुड़ गए तो उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी यदि मंत्र का भेद हुआ हो तो यानी विशेषकर राजा के लिए और मंत्रियों के लिए, इन सब के लिए ये हानिकारक है। इसलिए मंत्र को सब प्रकार से सुरक्षित करना चाहिए पूरा प्रयास पूर्वक। तो ये मंत्र के महत्व बताया जा रहा है और कुछ नियम बताए जा रहे हैं कि मंत्र कैसे करे, कौन करे। इसलिए अब आगे मंत्रणा कैसे करे, कितने लोगों के बीच में, ये अब चर्चा शुरू होगा। तस्मात् गुह्यमेको मंत्रयेत इति भारद्वाजः। भारद्वाज आचार्य का मत है कि राजा अकेला मंत्र ना करे और किसी के साथ ना करे। किसी के भी साथ करेंगे तो वो खोल देगा, वहां फिर मंत्र का भेद होने की संभावना रहती है। इससे अकेला अकेला मंत्र ना करे, ऐसे महर्षि भारत भारत यानी आचार्य भारद्वाज का विचार है। और वो आगे कह रहे हैं मंत्रिणामपि ही मंत्रिणो भवन्ति तेषामप्यन्ये सैषा मंत्री पर मंत्रम भिन्नति। जैसे राजा के मंत्री होते हैं ऐसे मंत्री के भी अपने अपने मंत्री होते हैं। हो सकता है मंत्री की अपनी पत्नी ही मंत्री बन जाए, यानी मंत्री भी कुछ बातें जो है ना अपने नीचे अधिकारी अथवा अपने मित्र आदि के साथ चर्चा करता है और उनके भी फिर कुछ आगे परंपरा होती है। जैसे राजा मंत्रियों के साथ चर्चा करेगा, मंत्री भी जो है ना अपने आगे और अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करेगा, वे आगे चर्चा करेंगे। ये जो परंपरा है ये मंत्र को खोल देगा। इससे राजा और किसी के साथ मंत्रणा ना करे, अकेला करे, ऐसे आचार्य भारद्वाज का मत है। और इस विषय में एक श्लोक भी बताया जा रहा है। तस्मान्नास्य परे विद्युः कर्म किंचित चिकीर्षितम् आरब्धारस्तु जानीयुः आरब्धम कृतमेव वा। इसलिए दूसरा कोई भी, विशेषकर शत्रु जो है ना, उनके कर्म यानी उन्होंने क्या करना चाहा वो ना जाने। वो जिस काम को करना चाहता है उसको बिल्कुल ना जाने। जब वो करना शुरू किया अथवा कर लिया उसके बाद ही जान पाए। ये मंत्र का एक नियम है कि उसको करने के बाद ही समझ में आना चाहिए कि ये कर रहे थे, तब तक कुछ पता नहीं होना चाहिए। तो ये सब आचार्य भारद्वाज का मत है। अब आचार्य विशालाक्ष अपना मत बता रहे। नैकस्य मंत्र सिद्धिरस्ति इति विशालाक्ष। आचार्य विशालाक्ष कहते हैं कि एक के द्वारा मंत्र सिद्धि नहीं होती। एक आदमी चाहे जितना बहुत बुद्धिमान हो और बहुत ज्ञानी हो, जो भी हो, सारे दृष्टियों से सोच नहीं पाएगा। इसे एक के द्वारा मंत्र सिद्धि नहीं हो सकते।
प्रत्यक्ष परोक्षानुमेया ही राजवृत्ति है। राजा का कार्य जो है ना, प्रत्यक्ष परोक्ष और अनुमान के द्वारा जाना जाता है। इसको अकेला नहीं कर सकता, अकेला वो ऊहा नहीं कर पाएगा सारी परिस्थितियों का। अनुपलब्धस्य ज्ञानम, उपलब्धस्य निश्चयः, निश्चितस्य बलाधानम, अर्थद्वैतस्य संशयच्छेदने छेदनम, अर्थद्वैतस्य संशयच्छेदनम, एकदेश दृष्टस्य शेषोपलब्धिरिति मंत्री साध्यमेतत्। एक तो पता नहीं था उसको पता करना है, पता चल गया तो उसको पक्का करना है कि ऐसा ही है या नहीं, और पक्का किया हुआ को और ज्यादा दृढ़ करना है। यानी दो बार यहाँ निश्चित को दोबारा बलाधारम कह रहे हैं, तो सामान्य रूप से निश्चित किया, उसको और पक्का किया, और कई दो प्रकार की बातें आ रही है, एक ही विषय में दो प्रकार के अर्थ निकल रहे हैं या कोई दो प्रकार की परिस्थितियां दिख रही है, तो वहां संशय छेदन करना होगा, एक का निश्चय करना होगा दोनों में से। और किसी विषय में थोड़ी जानकारी मिली, एक हिस्से की जानकारी मिली, तो बाकी को जो है ना जानना होगा अनुमान आदि के द्वारा। और ये सब राजा अकेला नहीं कर सकता, इसमें मंत्रियों की अनिवार्यता है, क्योंकि सब विषयों में सबका एक समान अनुभव नहीं होता है। किसी में किसी का, किसी में किसी का, राजा को सारे विषयों में अनुभव नहीं होता। इससे मंत्री होने ही चाहिए मंत्रणा के लिए। तस्मात् बुद्धि वृद्ध ही सार्धम आसीत मंत्रम। इसलिए जो बुद्धिमान है, जो बहुत अच्छे बुद्धिशाली है, उनके साथ मंत्रणा करे। यह आचार्य विशालाक्ष का मत है। न कंचिद अवमन्येत सर्वस्य शृणुयान मतम, बालस्याप्यर्थवद वाक्यम उपयुंजीत पंडितः। मंत्रणा के समय किसी का अपमान ना करे, यानी किसी को हल्के में ना ले। अपमान का मतलब यहाँ, अरे तुम क्या जानते हो, इस प्रकार हल्के में ना ले। सर्वस्य शृणुयान मतम, सबका मत सुनो शांति से, भले आपको बकवास लग रहा हो पर शांति से सबका सुनो। क्योंकि कभी कभी किसी से अपेक्षा नहीं होगी कि ये इतने कोई इस विषय में बोल सकता है, पर उनसे कई बार बहुत अच्छे विचार आ जाते हैं। इसे धैर्य रखना होगा। बालस्याप्यर्थवद वाक्यम, यानी जो बालक यहाँ योग्यता आदि की दृष्टि से है, बच्चा तो कोई होगा नहीं मंत्रणा में, तो जो कोई कम योग्य जो माने जाते हैं उनका भी यदि अर्थवत वाक्यम, बहुत अर्थवान वाक्य हो, जो कोई बहुत अच्छा विचार हो, उपयुंजित पंडित, विद्वान जो है उसको उपयुक्त करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको उपयोग में लेना चाहिए। तो ये है आचार्य विशालाक्ष का मत कि जो बहुत अच्छे बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, ऐसे व्यक्तियों के साथ मंत्रणा करो। अब आचार्य पराशर कह रहे हैं, एतन मंत्र ज्ञानम नैतन मंत्र रक्षणमिति पाराशर। आचार्य पाराशर कहते हैं कि इस प्रकार तो मंत्र को बहुत अच्छे से सिद्ध कर सकते, योजना बड़ा अच्छा बना सकते हैं, पर उसकी रक्षा इससे नहीं निकलता। इतने मात्र से मंत्र की रक्षा नहीं हो पाएगी। मंत्र बनाना एक हिस्सा है और उसके बाद उसकी रक्षा करना एक हिस्सा है। जितना महत्वपूर्ण मंत्र बनाना है, योजना बनाना है, उतना ही महत्वपूर्ण मंत्र की रक्षा भी है। क्योंकि मंत्र की रक्षा यदि नहीं कर पाएंगे तो मंत्र बनाना बेकार हो गया। यदस्य कार्यम अभिप्रेतम तत् प्रतिरूपकम मंत्रिणः पृच्छेत। इससे आचार्य पाराशर एक उपाय बता रहे हैं, राजा जो काम करना चाहते हैं
उससे मिलता जुलता किसी और कार्य को लेकर मंत्र ना करे, बिल्कुल वही काम ना बोले। कार्यमिदम् एवमासीत् एवं वा यदि भवेत् तत् कथम कर्तव्यम, यानी वेगली कुछ ऐसा कहते हैं ना, कुछ परोक्ष रूप से, यदि ऐसा ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, इस प्रकार पूछे मंत्रना में। ते यथा ब्रूयुस् तत्कुर्यात्, इस विषय में बाकी कैसे जैसे कहेंगे वो करें। एवं मंत्रोपलब्धि ही समृतिश्च भवति, इस प्रकार जो है ना, बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या बात है, और उनसे सलाह भी प्राप्त हो गया और उनको पता भी नहीं। दोनों बातें, यानी मंत्र का ज्ञान भी हो गया और उसकी रक्षा भी हो गई। यह आचार्य पाराशर का मत है। नेति पिशुनः, आचार्य पिशुन कहते हैं ऐसा गलत है। मंत्रिणो ही व्यवहितम अर्थम वृत्तम अवृत्तम व पृष्ठम अनादरेण ब्रुवन्ति प्रकाशयन्ति वा। मंत्री लोग जो है ना, जो व्यवहित अर्थ यानी जो सीधा सीधा नहीं दिख रहे हैं, जो परोक्ष रूप से कहा हुआ जो विषय है उसको, यानी जो घटना घटी या घटने नहीं घटी, ऐसी जो कोई पूछा जाए, यदि ऐसा हो तो कैसा हो तो, इस प्रकार पूछा जाए तो उस पे ज्यादा आदर पूर्वक, यानी उसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, हल्के में लेंगे, यानी उसको लेकर वो अपनी गहराई से चिंतन करके उत्तर नहीं देंगे। जैसे राजा यदि ऐसा हो तो वैसा, तो मंत्री भी ऐसा हो तो वैसा, यानी वो उसको गहराई से सोचकर नहीं बोलेंगे, ऊपर ऊपर से बोलेंगे तो मंत्र सिद्धि नहीं हो पाएगी। सदोष है, और ये दोष है। मंत्र तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, योजना बहुत सही तरीके से बनना चाहिए, ये ठीक है, उसकी रक्षा भी करनी है, पर रक्षा के चक्कर में तुम परोक्ष रूप से कुछ बोल के मंत्रियों से कुछ जानने की कोशिश करे तो वो बात बनेगी नहीं। बिल्कुल सही सही स्थितियां हो, उन स्थितियों में वो विचार के बता सकते हैं। तस्मात् कर्मसु येषु ये अभिप्रेताः तैः सह मंत्रयेत्, इसलिए जो काम करना चाहे और उसमें से जो जो मुख्य रूप से भाग लेने वाले हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मंत्र ना करें। तैर मंत्रयमाणो ही मंत्र बुद्धिम गुप्तिम च लभत इति, क्योंकि जो उस मंत्रणा को लेकर जो क्रियान्वित करने वाले जो अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, उनको तो बताना ही पड़ेगा क्या करना है, उनके साथ चर्चा करेंगे तो सुरक्षा भी होगी, क्योंकि वो काम करने वाले हैं, उनको पता नहीं होगा, और उनको उसी प्रकार के व्यक्ति चुन लिया जो गुप्त रखेगा, क्योंकि उनको करना है तो सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो उनकी खुद की जान की खतरा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ विचार करने से मंत्र भी सिद्ध होगा और उसकी रक्षा भी हो जाएगी, ऐसा आचार्य पिशुन का मत है। नेति कौटिल्य, अब आचार्य कौटिल्य अपना मत रख रहे हैं, ऐसा सही नहीं है। अनवस्था ही ऐसा, इसमें अनवस्था दोष है। अनवस्था दोष ये स्पष्ट बोला नहीं है, बाकी दोष ये है कि जो अधिकारी मंत्र को क्रियान्वित करते हैं वो बुद्धिमान हो आवश्यक नहीं है, उनको काम करना तो आता है, पर एक दृष्टि रखना, एक सारी परिस्थितियों को लेकर विचार करना इत्यादि, वो क्षमता उनके अंदर नहीं होगी। इसलिए केवल उन अधिकारियों से चर्चा करे वो पर्याप्त नहीं है। मंत्रिभिः स्त्रिभिः चतुर्भिर्वा मंत्रयेत, 3 या 4 मंत्रियों के साथ मंत्र ना करे, ये आचार्य चाणक्य का मत है। तो 3 या 4 संख्या जो बताया,
और ये भी मंत्री के साथ 3 या 4 मंत्रियों के साथ मंत्रणा करे। आवश्यकता होने पर एक आध विशेष अधिकारी जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको विशेष जानकारी है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उस योजना को लेकर, ऐसा एक आध अधिकारी को ला भी सकते हैं। पर मंत्री तो होवे ही, क्योंकि वो परीक्षण करके लिए जाते हैं, इसी काम के लिए लिए जाते हैं, तो उनको शामिल करना चाहिए, ताकि उनके जो ज्ञान और बुद्धि और वो अनुभव उन सबका लाभ मिल सके। मंत्रयमाणो हि एकेन अर्थकृच्छ्रेषु निश्चयं नाधिगच्छति। यदि राजा अकेला अकेला मंत्रणा कर रहे हैं तो कठिन विषयों में वो निश्चय नहीं कर पाएगा। एकश्च मंत्री यथेष्टम अनवग्रहश्चरति। यदि एक ही मंत्री को रखा तो वो सिर पे चढ़ेगा, यानी एक राजा एक मंत्री। अब मंत्री जो है, हो सकता है कि राजा को से यानी कंट्रोल में ना रह जाए, नहीं जी ऐसा ही ठीक, ज्यादा अपना जोर लगा सकता है। द्वाभ्याम मंत्रेयमाणो द्वाभ्याम संहताभ्याम अवगृह्यते। यदि दो मंत्रियों के साथ चर्चा करें, दोनों के बीच में यदि आपस में तालमेल कम है तो कोई दिक्कत नहीं, पर यदि दोनों तालमेल के साथ करेंगे ना, दोनों मिलके और ज्यादा दबाएंगे राजा के साथ। विगृहीताभ्याम विनाश्येत। यदि दोनों के आपस में पड़ती नहीं है तो अपनी सारी झगड़ा मंत्रणा में जाएंगे, मंत्रणा हो जाएगा एक तरफ, इनकी झगड़ा हो जाएगा मुख्य, तो मंत्र सिद्धि नहीं हो पाएगी। त्रिषु चतुर्षु वा नैकांतरम कृच्छ्रे नोपपद्यते महादोषम। यदि 3 या 4 होंगे तो ये दोनों दोष नहीं होंगे। 3 या 4 मिलकर इकट्ठा राजा को दबावे, ऐसा होता नहीं है। 1 या 2 में वो संभव है, और 3 या 4 सारे के सारे आपस में झगड़ते, वो भी नहीं, कठिन है। कोई एक हो सकता है किसी के साथ, तो एक और 1-2 एक्स्ट्रा होंगे, वो संभाल लेंगे। उपपन्नस्तु भवति, यानी दोष जो है ना वो नहीं होगा और मंत्र सिद्ध भी होगा। ये काफी लंबा है प्रकरण। एक मिनट, या आगे थोड़ा सा मुद्रण दोष है। ततः परेषु कृच्छ्रेणार्थ निश्चयो गम्यते मंत्रो वा रक्ष्यते। इससे ज्यादा संख्या हो तो विषय का निश्चय होना भी कठिन है और मंत्र की रक्षा भी कठिन है। जितनी ज्यादा लोग हो उतनी ज्यादा विचार, उतनी ज्यादा फिर चर्चा ही चर्चा होगी, आपस में तालमेल नहीं रहेगा। और दूसरी समस्या है कि इतने लोगों के द्वारा मंत्र की रक्षा नहीं हो पाएगी। 3-4 तो ठीक है, इससे 3-4 ही होवे, राजा के साथ 3 या 4 ही होवे, इससे ज्यादा लोग मंत्रणा में उपस्थित ना होवे। 3-4 लोगों में ठीक से चर्चा हो जाती है, ठीक से एक निश्चय तक आ जाती है विषय, और सुरक्षा भी सरल है। देश काल कार्य वशेन तु एकेन सह द्वाभ्याम एको वा यथा सामर्थ्यम मंत्रयेत।
और ये भी नियम ना बनाए कि 3-4 होना ही चाहिए। कई बार जो परिस्थिति होती है कि तुरंत निर्णय होता है और वहां 1 या 2 ही उपस्थित है, तो उन्हीं से मंत्रणा कर दे। जैसे परिस्थिति, जैसे सामर्थ्य, वैसे मंत्रणा कर दे। एक सामान्य नियम है कि 3-4 हो, पर देश काल कार्य आदि के वश में कभी कभी 1 या 2 के साथ ही कर सकते हैं। हम्म, तो यहाँ तक एक हिस्सा है मंत्रणा करने के विषय में। मंत्र का स्वरूप कैसे है ये आगे होगा। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रखेंगे, आगे बहुत हैवी हो जाता है विषय, केवल सुनने से कोई लाभ नहीं। तो इसको कल ही करेंगे। अभी तक जो हुआ इसमें कुछ पूछना हो तो बताइएगा। ये पूरा मंत्र के विषय में कुछ और भी मैं बताऊंगा। तो आचार्य जी, जी हाँ मतलब इसमें यहाँ मंत्र से जो इसका अर्थ योजना ऐसा समझना है, बरोबर? जी हाँ। हाँ, बाकी जो मतलब मंत्र के विविध अर्थ होंगे जो आमतौर पे जो मंत्र हम समझते हैं, श्लोक है, मंत्र है, वेद हाँ वो मंत्र, ठीक है, वो अलग है, यहाँ ही अलग है। बरोबर, और ठीक, ये जिसको हम अंग्रेजी में स्ट्रेटेजी कहते हैं ना, बरोबर है। स्ट्रेटेजी जो है वो गुप्त होता है। ठीक, जी। तो इस मंत्र को लेकर बहुत सी बातें हैं। मनुस्मृति में जो है ना, इसके महत्व बताया है। यस्य मंत्रम न जानन्ति अभिगम्य पृथक जनाः स सर्वां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः। यानी जिस राजा के मंत्र को बहुत प्रयास पूर्वक भी शत्रु यदि नहीं जान पावे, यानी जिसका मंत्र इतना गुप्त है, ऐसे राजा बिना ही कोश के पूरे धरती पर अपना अधिकार पा लेगा। यानी बिल्कुल ऐसी स्थिति जहां कोश भी नहीं है, 2-4 मंत्री है और सहयोगी है, ऐसे राजा भी पूरे पृथ्वी पर अपना अधिकार पा सकता है। इतना यानी इतनी शक्ति मंत्र में है, योजना में है। सबसे ज्यादा समस्या होती है मंत्र का भेद होने का। योजना बनाना भी एक बड़ी बात है, एक सही योजना बनाना भी हर व्यक्ति की बस की नहीं है, एक वो भी है। और फिर उस योजना की रक्षा करना। ज्यादातर जो बड़े बड़े शक्तिमान जो राजा भी पराजित होते हैं तो मंत्र भेद के कारण। उनका जो मंत्र है कहीं खुल गया, पता चल गया कि ये योजना है, तो उसको काट फिर बना दिया। वो तो विश्वास में रह गया और शत्रु ने उसको तोड़ दिया। अंग्रेजों के समय तो बहुत ये मिलेगा आपको देखने को, आपस में गद्दारी, आपस में पोल खोलना और फिर उस कारण से हार जाना इत्यादि। तो ये मंत्र जो है इसकी रक्षा से पहले जो आवश्यकता है एक उच्च चरित्र का। मंत्र की रक्षा तभी हो पाएगी जब राज्य में विशेषकर अधिकारी जितने भी उससे जुड़े हुए हैं उनका चरित्र ऊंचा हो, उनके अंदर एक समर्पण हो, एक दृष्टि हो कि हम भले शत्रु हमें कुछ लालच दे रहे हैं, पर हमारा सम्मान, एक स्थिरता, ये सारी बातें तभी है जब राजा के साथ है। जब उस प्रकार की एक दूरदृष्टि अधिकारियों में हो, राजा के अंदर वो सामर्थ्य हो, उसकी जो स्वयं का चरित्र और उसके जो एक प्रकार से क्या कहते हैं व्यक्तित्व, उस प्रकार का हो कि उनके प्रति समर्पित होने का अपने आप मन में आ जाए बाकी अधिकारियों के अंदर। जो योग्य अधिकारी है उनके प्रति बाकी लोग समर्पित हो जाते हैं स्वयं अपने आप ही। तो ये सारी बातें अंततः चरित्र से जुड़े हुए हैं। राजा और मंत्रिमंडली, इनका चरित्र ऊंचा हो तो प्रजा की भी चरित्र ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वहीं से ही आते हैं। सारे राज्य में जो उच्च चरित्र हो तभी
ये सारी परिस्थितियां संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में जो कमी रही वो चरित्र की कमी रही। कई बार ये होता है, अंग्रेजों ने ऐसा धोखा दिया, ऐसा भेद डाला, ऐसा ये किया, और सारा दोष अंग्रेजों के ऊपर डालते हैं, जो कि गलत है। अंग्रेज तो यही करेंगे, जो भी शत्रु होगा हमारे, तो हमारे साथ वो यही करेगा। उनकी उन चालों से रक्षा करने का दायित्व हमारा स्वयं का था। जहां हम असफल रहे, और असफल रहे तो वह मुख्य कारण यह था कि हमारा चरित्र गिरा हुआ था। और यही स्थिति आज भी है। आज भी स्थिति यही है कि यदि विशेष रूप से हम अपने अंदर जांचें, तो बहुत कम लोगों को कोई एक दो व्यक्ति मिल सकते हैं जिन पर हम विश्वास करके अपनी सारी बातें खुल के बतावें। एक तो हम बता देते हैं, प्रवाह में बता दिया, या उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं माना, बता दिया, वो बात अलग है। पर अंदर से पूरा विश्वास हो आपस में, वो स्थिति अभी समाज में नहीं है, बहुत कम जगह पर है। बहुत ज्यादा परस्पर अविश्वास है। तो इस स्थिति में मंत्र बनाना आदि सर्वथा असंभव है। तो मंत्र को प्राप्त करना है तो सबसे मुख्य है कि उच्च चरित्र को बनाना होगा। उसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो ये आज यहाँ तक हम रखेंगे सीमित। अब मंत्र का स्वरूप आदि को लेकर फिर कल करेंगे। कुछ पूछूं आचार्य जी? जी जी हाँ, मतलब 2 बातें। एक तो जैसे आपने बताया मंत्र रक्षा के लिए जो आवश्यक है उच्च चरित्र की। जी। तो इसका रिलेटेड कोई यहाँ पर रेफरेंस या श्लोक या ऐसा कोई है स्पेसिफिक? नहीं, यहाँ डायरेक्टली नहीं है, इससे मैंने अपनी तरफ से कहा है बात। ओके, ओके। जी ठीक है। और दूसरी बात है कि अभी ये मंत्र रक्षा बहुत आवश्यक है, तो आज के समय में जहाँ पर मतलब टेक्नोलॉजी और डेटा, जो डेटा के ऊपर काफ़ी काम होता है, तो डेटा लीकेजेस भी बहुत होते हैं। जी। तो ऐसे समय में ये मंत्र रक्षा कैसे कर सकते हैं? नहीं, आज भी जो यानी विशेष जो योजना स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है वो ऑफलाइन ही होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अ, ऑनलाइन माध्यम से बहुत कम्युनिकेशन बहुत कुछ होता है। इसके लिए जैसे व्हाट्सएप है तो नहीं, उनको भी लिखना ऑनलाइन पड़ता है। कम्युनिकेशंस जनरल कम्युनिकेशंस करें, हुँ, हुँ, हुँ। स्ट्रेटेजिकल विषयों में ना करें। बरोबर है। मतलब ये सावधानी हमें रखनी चाहिए, जैसे भी रखनी मंत्रा जो चाहिए। दूसरा बरोबर। ये भी है कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं, हुँ, हम किस लेवल का कर रहे हैं काम, हमारे बरोबर। शत्रु कौन है, उनका कितना इंटरेस्ट है इसमें। हम मान लो एक छोटे से कोई व्यापार संबंधी योजना बना रहे हैं, जिसका हुँ, इंटरेस्ट जो है बहुत कम लेवल का है ने। हमारा पूरा व्यापार होगा 1-2 करोड़ का, हुँ, तो हमारे जो प्रतिद्वंद्वी भी उसी लेवल के होंगे, 2-4 करोड़ के, हुँ, 5 करोड़ के होंगे। हुँ, वो इतना महंगा काम नहीं करेगा, डाटा लीकेज के लिए हैकर को ढूंढ के। हुँ, हुँ, ये सब देखना होता है कि हमारा किस लेवल का काम है, और उस दृष्टि से हमें कितना क्या करना चाहिए। हुँ। और नहीं मतलब दूसरी क्या है। बात यह है, इन सबके बीच में भी आप मंत्रणा कर सकते हैं। हुँ, इसका हुँ, उदाहरण मैं दूं आपको। जैसे वो उदाहरण मैंने बताया था कि राक्षागृह की जो बात है, वो विदुर को पता चल गया इनके चेहरे आदि देखकर। उसके बाद विदुर जो है पांडवों को बताना चाहता था। विदुर को बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पता चला, यानी उनको पता तो चला, फिर वो उन्होंने पता किया कि क्या हो रहा है, सारा होके जब ये पता चला कि ये बहुत ज्यादा ये ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग किए गए हैं उनके निर्माण में, ये हुँ, पता चलते चलते इनके जाने की तैयारी हो गई थी पांडवों की। हुँ, हुँ, और जाने की तैयारी हो गई, विदाई की स्थिति में सारे लोग थे।
यानी दुर्योधन आदि भी थे और सारे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति सब खड़े थे और विदुर भी वहां था और उस स्थिति में विदुर युधिष्ठिर को बताता है, हम्म। ऐसे वाक्यों में बताता है कि और किसी को समझ में नहीं आया। हम्म। हालांकि क्या शब्द प्रयोग किया वो तो महाभारत में नहीं है, पर कुछ यानी आटविकों की भाषा या कुछ ऐसे जो संस्कृत में ना होके किसी और भाषा में कुछ हल्केपन के साथ कुछ उन्होंने संकेत दिया और सुना सबने, अच्छा। पर केवल युधिष्ठिर को समझ में आया और किसी को नहीं आया। तो ऐसा उल्लेख है महाभारत में? हाँ, महाभारत में है। अच्छा। हाँ, तो ये बराबर वही है, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब बड़े लेवल के ही है, जैसे देशों के बीच में जैसे हाँ, बड़े लेवल पे हैकिंग वगैरह होता है। हाँ, और हाँ, अभी ऐसा सुना है कि फॉर एग्जांपल चाइना है, तो उसको इतना बड़ा टावर जैसा अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा है, तो उसमें कई मंजिलें वो हैकिंग के लिए बच्चों को मतलब हाँ, 12-13 साल से लेके 17-18 साल के बच्चे लोग इतना बड़े लेवल पे, कंट्री लेवल पे हैकिंग वगैरह करते हैं ऐसे मतलब तो ये तो बहुत गुप्त योजनाएँ हैं, वही हैक करते हैं, पता भी चलता है उनको, नहीं वो चलता भी उसी है। लेवल के करते हैं ना जहां वो एफर्ट जो है उसका कोई हाँ, फायदा मिले। छोटे लेवल के नहीं करेंगे और बड़े लेवल पे करना है तो फिर आपको सारी सावधानी करनी पड़ेंगी। हाँ, मतलब वो हैकिंग तो फिर वो टेक्नोलॉजी का हैकिंग करते तो टेक्नोलॉजी से ही उसका उपाय भी वैसा ही होगा, और हाँ, तो हाँ, फिर ऑफलाइन बिल्कुल तो नहीं है। कर सकते कुछ काम तो। बिल्कुल है और इसका एक ही नियम है कि यदि वास्तव में हमें मंत्रणा करनी हो तो आप एक गुप्त कमरे में जैसे ये बताया उस प्रकार की कमरे में अपने मोबाइल और गैजेट सब बाहर बिल्कुल हुँ, सिंपल आदमी बन के कागज कलम लेके जाए यदि आवश्यकता हो तो, और हुँ, जो नोट किया वो सारा वापस आने से पहले वो जला के उसको क्रश करके, जलाया हुआ हुँ, को भी क्रश करके कुछ पता ना चले उस प्रकार बाहर आओ हुँ, और अपने मन में ही रखना है, अपने बुद्धि को विकसित करना है। ये नहीं कि आजकल तो कुछ भी याद नहीं रहता है। नहीं रहता है, सही बात। वो सब नहीं चलेगा। ठीक, ठीक। जी, ठीक है, आज यही विराम करते हैं। ओंकार का उच्चारण करेंगे। हो